डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत का पार्ट 1 है। इसमें हम बात करेंगे वंशागति यानी आनुवंशिकी, अर्थात आनुवंशिकता क्या होती है, विविधता क्या होती है, इसके सिद्धांत क्या हैं। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें, हो सकता है ये चैप्टर आपकी बुक में तीसरे नंबर पर ना हो, तो ये चैप्टर जहाँ भी है लेकिन आपके सिलेबस से है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षणों से पहले हम समझ लें कि हम अपने आसपास, अपनी प्रकृति में, अपने समुदाय में बहुत सारे जीव जंतु देखते हैं और उन जीव जंतुओं में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि उनके पूर्वजों में भी थे और संतानों में भी आते हैं। तो ऐसे ही लक्षण हमारे आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। वैसे सभी एक जाति के सभी सदस्य भिन्न होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी समानताएं होती हैं जो पूर्वजों में भी होती हैं और आगे भी चलती रहती हैं। तो ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं अर्थात पहुँचते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। इसी के आधार पर आता है आनुवंशिकता अर्थात वंशागति, या हम कह सकते हैं इंग्लिश में हेरिडिटी। तो जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने वाले लक्षण, इनका पूर्ण रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना, यानी जो पहुंचने की प्रक्रिया है वही आनुवंशिकता अर्थात वंशागति कहलाता है। बात आती है आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स। तो ये तीनों ही पॉइंट लगभग सेम मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा सा अंतर है, इसलिए ध्यान रखें क्या, लेकिन तीनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए ये ध्यान रखें कि क्या हम पूछ रहे हैं और क्या हम बता रहे हैं। तो आनुवंशिकी अर्थात जेनेटिक्स, आनुवंशिकता तथा उनके द्वारा होने वाली विभिन्नताओं के अध्ययन को हम आनुवंशिकी कहते हैं, यानी वंशागति का जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम आनुवंशिकी कहते हैं। और आनुवंशिकी को इंग्लिश में जेनेटिक्स कहा जाता है। और जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन नामक वैज्ञानिक ने 1906 में किया था, परंतु इसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल, जो आप मेंडल पढ़ चुके हैं 10th में 9th में, मेंडल ने आनुवंशिकी पर अपने कुछ नियम बनाए, इसलिए मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आनुवंशिकी शब्द का अर्थात जेनेटिक्स का प्रयोग किसने किया, तो बेटसन ने किया, परंतु आनुवंशिकी का जनक पूछा जाए तो ग्रेगर जॉन मेंडल ही हैं आनुवंशिकी के जनक। अब आता है पॉइंट विभिन्नताएं यानी वेरिएशंस। वेरिएशन अर्थात विभिन्नताएं। विभिन्नताएं क्या होती हैं, आपने देखा होगा किसी भी जीव की संतान और उसके जनक बिल्कुल समान नहीं होते हैं, यानी उनमें कुछ अंतर होते हैं। तो वो जो अंतर होते हैं अर्थात असमानताएं होती हैं, उन्हीं को हम विभिन्नताएं कहते हैं। कैसे परिभाषा के रूप में कह सकते हैं, जनक और संतानों में पाए जाने वाले अंतरों को या असमानताओं को विभिन्नताएं कहते हैं। विभिन्नताओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक प्रभावित कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर, दूसरा उत्पन्न विषमताओं के आधार पर। तो प्रभावित कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर भी ये दो प्रकार की होती हैं, एक दैहिक यानी शारीरिक और एक जननिक, जो जनन कोशिकाओं के आधार पर होती हैं। सेकंड पॉइंट, उत्पन्न विषमताओं के आधार पर। तो उत्पन्न विषमताओं के आधार पर भी ये दो प्रकार की होती हैं, सतत विभिन्नताएं और असतत विभिन्नताएं। अब बात करते हैं हम दैहिक विभिन्नताओं के बारे में। दैहिक विभिन्नताएं यानी सोमेटिक, अर्थात हम इसको कह सकते हैं सामान्य भाषा में शारीरिक विभिन्नताएं। ये विभिन्नताएं केवल दैहिक कोशिकाओं पर ही प्रभाव डालती हैं, अर्थात दैहिक कोशिकाओं में ही प्रदर्शित होती हैं और जनकों से वंशागत नहीं होती, यानी अपने पूर्वजों से अगली पीढ़ी में अर्थात जनकों से अगली पीढ़ी में नहीं पहुंचती हैं। इनको हम उपार्जित विभिन्नताएं भी कह सकते हैं। इनके उत्पन्न होने के यानी दैहिक विभिन्नताएं बनने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से फर्स्ट कारण वातावरण का जीवधारियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वातावरण के जैसे किसी जीव का रंग परिवर्तन होना, जैसे यदि मनुष्य में कहें कि किसी के जनक
का रंग काला यानी सांवला होता है और उसकी संतानें गोरी होती हैं। तो ये भी वातावरण पर निर्भर होता है। या कोई जीव अर्थात मनुष्य, जैसे आप जानते हैं कि हर लगभग छाया में अधिकतर रहता है तो उसका रंग थोड़ा गोरा हो जाता है, और यदि वही सदस्य वही जीव अधिक समय धूप में रहता है तो उसका रंग काला पड़ने लगता है। तो इस तरह से वातावरण का जीवों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सेकंड पॉइंट है अंगों का उपयोग और अनुपयोग, यानी कुछ अंग उपयोग के आधार पर कम विकसित और अधिक विकसित होते हैं। जैसे जिन अंगों का ज़्यादा उपयोग होता है वो अधिक विकसित हो जाते हैं, और जिनका कम उपयोग होता है वो कम विकसित होते हैं और कुछ कमज़ोर रह जाते हैं। जैसे हम कहते हैं पहलवान या खिलाड़ियों को देखते हैं, तो पहलवान और खिलाड़ियों की मांसपेशियां अधिक उपयोग होने के कारण मजबूत हो जाती हैं, जबकि उनकी स्थान पर कम परिश्रम करने वाले व्यक्तियों की मांसपेशियां उनकी अपेक्षा कमज़ोर होती हैं। इसी में तीसरा प्रभाव आता है अभिज्ञ प्रयास। अभिज्ञ प्रयास यानी जो हमारे द्वारा किए जाते हैं। जैसे मनुष्य के द्वारा पालतू जानवरों स्वयं पर किए गए कुछ प्रयास होते हैं अर्थात प्रयोग, जिनके कारण दैहिक विभिन्नता अर्थात शारीरिक विभिन्नता उत्पन्न की जाती हैं। जैसे पशुओं में वधियाकरण यानी वंध्याकरण, या महिलाओं में नाक कान का छेदना, सिर दाढ़ी मूंछ आदि के बालों पर विभिन्न प्रकार के रंग करना। तो ये चीज़ें हमारी देखा होगा आपने कि अगली पीढ़ी में नहीं पहुंचती हैं। इसी तरह कहा जाता है कि चीन में महिलाओं को लोहे के जूते पहनाए जाते हैं जिससे उनके पैर छोटे हो सकें, फिर भी वो लगातार पैर उसी आकार में आते हैं। जानवरों के सींग काटना या पूंछ काटना, कलम लगाकर पौधे उगाना, ये सारी दैहिक अर्थात शारीरिक विभिन्नताएं हैं जो कि अगली पीढ़ी में नहीं पहुंच पाती हैं। तो इस तरह से आपको ये दैहिक विभिन्नताएं हो गई। इसके बाद आता है जननिक विभिन्नताएं यानी जर्मिनल या गैमेटिक विभिन्नताएं। ये जनन कोशिकाओं द्वारा प्रभावित होती हैं, अर्थात ये विभिन्नताएं किसी जीवधारी की जनन कोशिकाओं को प्रभावित करती हैं, इसलिए ये आनुवंशिक होती हैं अर्थात अगली पीढ़ी में पहुंचती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये संतानों को विरासत के रूप में मिलती हैं। इसके भी निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे लैंगिक जनन की समजात जीन्स और गुणसूत्रों में अनियमित बंटवारा, यानी जो परिवर्तन होता है वो अनियमितता आ जाए किसी प्रकार से, तो लैंगिक जनन की ये जननिक विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। या पुनर्योजन, इसी तरह युग्मकों के अनियंत्रित संयुग्मन, यानी युग्मकों का संयुग्मन होता है तो वो किसी भी प्रकार से असंतुलित हो जाता है तो उसके कारण भी विभिन्नता होती हैं। उत्परिवर्तन आप पहले पढ़ चुके हैं 10th में और आगे जैव विकास में पढ़ेंगे। तो उत्परिवर्तनों के कारण यानी अचानक उत्पन्न होने वाले उत्परिवर्तनों के कारण भी जननिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो इस तरह से हमारी ये विभिन्नताएं हैं।